नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी ही खौफनाक रातों के किस्से किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। वीरेश बाबू अपनी आराम कुर्सी पर बैठे बहुत देर से किताब में मगन थे। दीवार पे घड़ी का पेंडुलम लगातार हिलता हुआ 12 बजने का इशारा कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। वैसे भी आज अमावस्या की रात बेहद काली और गहरी थी। कुछ देर बाद नींद से बोझिल होकर वो किताब को रखकर घर की लाइट बंद करने ही वाले थे। अचानक टेलीफोन बज उठा। टेलीफोन के लगातार बजने की आवाज से परेशान होकर टेलीफोन की तरफ देखने लगते हैं वीरेश बाबू। पास ही एक मेज पर किताब को रखते हुए लगातार बज रहे टेलीफोन को उठाते हैं। हेलो। 465176। यस। बीरेश बाबू हैं? बीरेश चंद्र नियोगी? जी बोल रहा हूं। नमस्कार। जी नमस्कार। इतने रात को फोन कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। आपके साथ कुछ एक जरूरी बातें करनी थी। आप बोल कौन रहे हैं, जान सकता हूं क्या। मेरा नाम गणपति सोम है। वीरेश बाबू की झुंझलाहट अब चरम सीमा को पार करने लग रही थी। वो बोले, लेकिन अभी तो बात करने का समय नहीं होगा। मैं तो सोने जा रहा था। इसके अलावा मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। आप पेशे से डॉक्टर हैं। 3 महीने पहले इस घर पे आए हैं। इसके पहले वाले घर में आग लगने की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ था, और इसी वजह से आपको इस घर में आना पड़ा। आपकी पत्नी का देहांत हुए आज 11 साल हो गए हैं। आपकी उम्र वर्तमान में 55 साल है। आपका एक लड़का है, पेशे से इंजीनियर है, और वो भोपाल में रहता है। क्या ठीक बोला ना वीरेश बाबू? है? वीरेश बाबू ये सब उस अनजान आदमी के मुंह से सुनकर विस्मय और आश्चर्य से भर गए और बोले, आप इतनी बातें कैसे जानते हैं मेरे बारे में। समझ लीजिए, ये मेरी एक विशेष क्षमता है। आप बोलिए, क्या आप मेरी बातें सुनना चाहते हैं? ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना, लेकिन ये अवश्य है कि बातें पूरी होने के बाद अगर कोई और बात निकली या कोई प्रश्न उठा तो शायद थोड़ा और समय लग सकता है। ठीक है, बोलिए। आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। मेरा पेशा तब वकालती था। आप तब मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में रहा करते थे, सही कहा कि नहीं? हाँ, ठीक ही कहा है। आपके बेटे का नाम अरूप? हाँ। वो तब सिटी कॉलेज में पढ़ता था। हाँ। तब तो आपको ये भी पता होगा
कि आपके बेटे का एक दोस्त हुआ करता था। उसका नाम था श्रीपति। वो हो सकता है। अब बेटे के दोस्तों का खबर मैं हमेशा तो रखता नहीं। ये श्रीपति ही मेरा मंझला बेटा था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। जितना पढ़ाई लिखाई में होशियार था, उतना ही स्वभाव चरित्र का उज्जवल लड़का था। उसके मित्रों में सिर्फ आपका बेटा अरूप ही उसका सबसे अच्छा और घनिष्ठ मित्र था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बेटा कुसंगति में पड़ गया। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण दिखने लग गए थे। आपके बेटे अरूप ने बहुत कोशिश किया था उसको समझा बुझाकर इस कुसंगति से बाहर लाने का, लेकिन लेकिन अरूप इस काम में सफल नहीं हो पाया। इसके बावजूद आपके बेटे आपके बेटे अरूप का श्रीपति से लगाव कम नहीं हुआ। अरूप ने अरूप ने निश्चित करके रखा था कि वो श्रीपति को फिर से सही रास्ते में वापस ले आएगा। लेकिन लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। ये सब क्या आप जानते हैं? अरूप के उस दोस्त को मैंने देखा जरूर था, लेकिन वो किसी कुसंगति में पड़ा हुआ है ये नहीं जानता था। अब एक दुर्घटना के बारे में बताऊं। मेरे बेटे को जुए का लत लग जाता है और वो रेस के मैदान में जाना शुरू कर देता है। वो नया खिलाड़ी था ना, इस वजह से वो बहुत बार हार जाता है और उसके ऊपर बहुत कर्ज पड़ जाता है। और तब तब वो अरूप के पास अपना हाथ फैलाता है और कहता है कि उसको इस मुसीबत से ना उबारा तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तब अरूप उसे कैसे मदद करता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अब कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? मेरे घर के संदूक में एक बेहद मूल्यवान वस्तु था। वो मेरे दादाजी का संपत्ति था। एक हीरे की अंगूठी। हाँ, आपके दादाजी थे चंडीपुर स्टेट के राजा के घरेलू चिकित्सक। राजा को एक बार बहुत भयानक एक बीमारी लग गई थी और उस बीमारी में उस वक्त कोई बच नहीं पाता था। लेकिन आपके दादाजी ने राजा को इस बीमारी से ठीक करवा दिया था। तब राजा ने खुश होकर आपके दादाजी को वो अंगूठी भेंट की थी। ठीक बोला ना? ठीक बोला ना मैंने? हाँ, ठीक कहा है आपने। ये अंगूठी संदूक से निकालकर आपका बेटा मेरे बेटे को दे देता है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग ही उस अंगूठी के अंदर ध्यान हो जाने के रहस्य को नहीं समझ पाए। पुलिस भी नहीं जान पाई उस। कैसे जान पाएगी? आपका बेटा इतना अच्छा है, उसके ऊपर कोई संदेह कैसे कर सकता था? हाँ, वो बात तो सही है।
वो अंगूठी मेरे बेटे के पास ही रह जाती है। वो अंगूठी उसे इतना भा गई थी कि उसे वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अंततः मैंने बेटे से ये सब जानने के बाद साहूकार के पास से उधार लेकर बेटे के सारे कर्जों को चुकाने की व्यवस्था कर देता हूँ। अच्छा, वो अंगूठी क्या अभी भी आपके बेटे के पास है? हाँ है। इसे इसे वो आपको वापस लौटाना भी चाहता है, क्योंकि क्योंकि इस अंगूठी का शौक अब उसे रहा नहीं। इस अंगूठी को वापस करके वो कलंक के हाथों से रिहाई पाना चाहता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके बेटे के मन में भी एक ग्लानि है, उसे भी दूर करना जरूरी है। तो आपका बेटा मुझसे मिलना चाहता है? हाँ, और और वो रवाना भी हो गया अभी। और देखिए देखिए, शायद शायद वह आपके घर पहुंचने ही वाला होगा। उसका उसका नाम क्या बताया था आपने? श्रीपति। और आपका नाम गणपति। आप दोनों का नाम क्या एक दिन पहले किसी समाचार पत्रिका में छपा था? वो छपा तो था। रुकिए तो, याद करने दीजिए। याद कीजिए, याद कीजिए। जितना समय लगे लीजिए, याद कीजिए। दिमाग पर थोड़ा जोर डालते ही वीरेश बाबू को याद आया। उन्होंने बोला, याद आया, कल ही तो छपा है। आप दोनों का नाम बैरकपुर ट्रंक रोड में एक कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोग दुर्घटना स्थल पर ही मारे जाते हैं। उसमें उसमें एक आदमी कार का ड्राइवर और बाकी 2 बाप और बेटे हैं। नाम गणपति सोम और श्रीपति सोम। आपने ठीक ही कहा, मैं ही वो गणपति सोम हूँ। मतलब इसका मतलब आप मतलब आप जो समझ रहे हैं वही सही है। लेकिन 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 ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। क्यों क्यों असंभव होगा? हैं? असंभव क्यों होगा? देखिए तो आपको आपको कोई आवाज आ रही है क्या? हैं? देखिए तो। हैं? देखिए। हाँ हाँ, कुछ आवाज कुछ आवाज तो आ रही है। कैसी आवाजें आ रही है? ऐसे जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। सुनसान और उस शांत रात में वीरेश बाबू को वो आवाज सुनाई देती है। फिर टेलीफोन से वो व्यक्ति कहने लगता है, दरवाजा खोल दीजिए वीरेश बाबू, मेरा मेरा बेटा आया है। वो बाहर इंतजार कर रहा होगा। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। वीरेश बाबू, खोल दीजिए दरवाजा, वो इंतजार कर रहा है। देखिए तो, खोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। वीरेश बाबू का गला सूख गया। उनके हाथ में टेलीफोन का रिसीवर कांपने लगा। इधर फिर से टेलीफोन से आवाज आई,
दरवाजा नहीं खोलने से भी वो अंदर घुस सकता है। ये क्षमता तो उसके अंदर है। हैं? आप सुनिए तो, कोई आवाज मिल रही है क्या? हाँ, देखिए। हाँ, सीढ़ी से कोई ऊपर आ रहा है, कदमों की आवाज आ रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा वीरेश बाबू, वो आपको परेशान नहीं करेगा। बस बस आपके बगल वाले कमरे में जाकर टेबल के ऊपर रख देगा उस अंगूठी को। चरम आतंक में वीरेश बाबू ने कहा, ना ना, आप अपने बेटे को वापस बुला लीजिए, वापस बुला लीजिए आप अपने बेटे को। इसका तो कोई उपाय नहीं है विदेश बाबू, ये तो आपके बगल वाले कमरे में पहुंच गया है। देखिए तो, वो आपके बगल वाले कमरे में आपको दिख रहा है क्या? वीरेश बाबू साफ सुन रहे थे। बगल वाले कमरे के तरफ कदमों की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें एक पल के लिए रुक जाती है और फिर से सुनाई देने लगती है। अब सीढ़ी से उतरने की आवाज आने लगती है। इधर टेलीफोन से आवाज आती है, अब आप निश्चिंत हो जाइए। आप टेलीफोन रखकर बगल वाले कमरे में जाकर देखिए। मैं अब चलता हूं। आपसे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। वीरेश बाबू ने टेलीफोन रख दिया। इस भयानक गर्मी के मौसम में भी उनका शरीर बिल्कुल ठंडा और चेहरा सफेद पड़ चुका था। कुछ देर अपने बिस्तर में चुपचाप बैठे रहने के बाद वो उठे और धीरे धीरे बगल वाले कमरे के बंद दरवाजे को खोलकर लाइट को ऑन किया। बेहद मध्यम रोशनी में भी वो अंगूठी झिलमिल करती चमक रही थी। उनके दादाजी की अंगूठी। 7 साल बाद वो अंगूठी फिर से वापस अपने जगह पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित और प्रख्यात फिल्मकार सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखी कहानी टेलीफोन, मेरे यानी अपने दोस्त जॉय के साथ। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि आप हर रोज सुन सके रहस्य और रोमांच से भरपूर एक नई कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो के साथ।